शायद आप में से किसी को इस बात का अंदाजा रहा हो, कॉलेज में हमारे वहाँ पर बम्बई में 150 विद्यार्थी तो हर वर्ग में रहते थे, 150 विद्यार्थी, और उसमें भी 15% अधिक अगर विद्यार्थी आ गए तो उसमें आप और जोड़ सकते हो 15%, यानी 15 और जोड़ दिए तो 165 होगा। और मुझे याद है कि एक बार 200 विद्यार्थी हो गए थे और अब व्यवस्था ऐसी नहीं हो पाई कि भाई दो अलग अलग वर्ग करते, कमरे भी चाहिए, पढ़ाने वाले भी चाहिए, तो 200 विद्यार्थियों तक भी जो है हमारी कक्षा में हुआ करते थे। तो स्वाभाविक है कि उस किस्म से बोलना ही पड़ता था कि आखिर में जो बैठा हुआ विद्यार्थी वो भी सुन सके। पर खैर अब यहाँ पर तो हम थोड़े से लोग हैं तो जरा आत्मीयता आ जाती है। ये माइक जो है ना, ये बिचौलिया, जब हम इतने निकट के हैं, थोड़े से ही लोग हैं, तो बिचौलियों के बीच में रखने की क्या जरूरत है। तो हम बिचौलिए से जो है बिचौलिया धोखा दे रही बात है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ आने का मेरा ये एक उद्देश्य भी सफल हो गया कि परमार जी के बारे में जो मेरी जानकारी अत्यंत अल्प थी उसमें थोड़ी वृद्धि हो गई। आप लोगों ने जो उनके बारे में खासतौर से वशिष्ठ जी ने जो लेख पढ़ा या अन्य लोगों ने भी उनके बारे में कहा, कविताएं उनके बारे में पढ़ी गई, तो ये अपने आप में ये मुझे लाभ हुआ कि उनके बारे में मुझे इतना कुछ ज्ञान हुआ। क्योंकि हुआ ये कि मैं यहाँ पर अवकाश ग्रहण करने के बाद 92 में आया हूँ, यानी 30 साल हो गए मुझको रिटायर हुए। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ और मेरी समस्याएं थी, तो मैं यहाँ पर साहित्यिक समाज से जुड़ नहीं सका। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। गौतम जी, वाशिष्ठ जी, इन दो सज्जनों से मेरा परिचय हुआ और धीरे धीरे करके मैं यहाँ के साहित्यिक समाज से भी जरा कुछ जुड़ने लगा, वहाँ की जानकारी मुझे मिली, तो ये मेरा सौभाग्य हुआ। तो मैं इस बात को आज और ज्यादा गहराई से अनुभव कर रहा हूँ कि जिसने हमारी पहाड़ी संस्कृति को सुरक्षित रखने में, उसको एक अलग राज्य का दर्जा दिलाने में जो संघर्ष किया, उसकी इस कहना चाहिए प्रयास को हमें चाहे जिस तरह से भी हो हमेशा लोगों तक पहुंचाना है और साहित्य या अन्य कृतियों के माध्यम से उसको सुरक्षित भी रखना है। आगे के लोग इसको पहचानेंगे, और नहीं तो मेरे जैसे अब जो चले जाते हैं बाहर, मेरे सब में सारी पढ़ाई लिखाई देहरादून में। मैंने जब ग्रेजुएशन किया 51 में, तब पहली बार मैंने अपना गांव अपने होश आवास में देखा। जन्म मेरा भले मेरे गांव में हुआ, लेकिन बस बचपन में ही मैं यहाँ से देहरादून चला गया और फिर वहीं पर पिताजी बैंक में थे, तो मेरा यहाँ की भाषा से भी, साहित्य से भी, संस्कृति से भी निकट का परिचय नहीं हो पाया। अब अवकाश ग्रहण करने के बाद मैं आया हूँ और आप जैसे लोगों से अब मेरी निकटता हो रही है, तो मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि भाई आप लोगों के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिल रही है, उससे मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं यहाँ पर रिटायर होने के बाद यहाँ आ गया और अभी भी इसमें वास कर रहा हूँ। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ हमारे शंकरलाल वाशिष्ठ।
जब इन्होंने चूहेदानी वाली कविता पढ़ी तो मुझे तो नेशनल हेराल्ड वाली बात याद आ गई कि अब जो है चूहेदानी में इनका जाने का जो है समय आ गया, ऐसा प्रतीत होता है। किंतु ये बहुत आवश्यक है कि कवि वो तो किसी का पक्षधर नहीं होता है, वो तो सत्य का पक्ष होता है, जो वो खुली आंख से देखता है उसका पक्ष होता है, और उसका ज्ञान कराना भी कवि का अपना कर्म होता है। हमारे यहाँ जब हम कहते हैं ना कि भाई ज्ञान देना कवि का जो कर्तव्य है या जो लक्ष्य है वो बहुत पुराना है, केवल भारत में ही नहीं पश्चिम में भी। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के अंदर यूरोपीडीज करके एक नाटककार हुआ, त्रासदी का। उसने ये बात साफ कही कि देखो जो लोग स्कूल में जा पाते हैं, पाठशाला में जा पाते हैं, उनको तो वहां ज्ञान मिल जाता है, लेकिन जिनको ये सौभाग्य नहीं मिलता वो कहाँ जाए? सबसे बड़ी बात है। पहले स्कूल कॉलेज कितने थोड़े से थे, कुछ लोग जा पाते थे। तो वो इसमें साफ लिखा है इस बात कि भाई जिनके पास सुविधा है कि वो पाठशाला में जा सकते हैं, वहाँ अध्ययन कर सकते हैं, वहाँ सकते हैं, लेकिन जिनकी उम्र हो गई, किसी कारण से वो पाठशाला में नहीं जा सकते, उनको ज्ञान कौन देता? उनको ज्ञान कवि। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कविता लिखने और पढ़ने का रिवाज तो अब हुआ, पहले तो कविता सुनी जाती थी। किताबें कहाँ थी ऐसी कि लोग उनको पढ़े? सुनते थे, चाहे कभी दरबार में सुने, चाहे जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ समाज के कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ करते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा जो यूनान का यानी पहला महाकवि हुआ होमर, ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी का, उसकी जो 2 पुस्तकें हैं, तो ओडिसीज और ये इलियड, ये 2 महाकाव्य। तो एक अलग अलग जगह उन लोगों ने ये संस्थान बना लिए थे जहाँ पर ये पढ़ाई जाती थी और बच्चे जो थे पूरा का पूरा होमर याद करते। क्यों? उनको सन ऑफ होमर कहा जाता था, होमर के बेटे। इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहाँ पर जब मेले इत्यादि होते थे, उन मेलों में वे लोग समूह को संबोधित करते हुए पूरा का पूरा होमर उनको सुनाते थे, पूरा का पूरा होमर सुनाते थे, ताकि होमर ने जो कुछ भी लिखा है वो आगे भी लोगों तक पहुंच पाए। लोग उन कहानियों से, सच्चाइयों से, उनसे जो है वो परिचित हो सके। अब पिंदर करके उनके एक कवि हुए जो कि गीत लिखते थे, महाकाव्य में। और गीत भी कभी कभी लोग उनको बुक कर लेते थे कि मैं फलानी जगह प्रतियोगिता में जा रहा हूँ, ओलंपिक गेम्स होते थे, मेरे ऊपर अगर मुझे पुरस्कार मिले तो मेरे ऊपर तुम गीत लिखना। और उस पहले से उनको बुक ही नहीं कर लेते, तो पैसे दे देते थे गीत प्रसिद्ध करेंगे।
उसके मरने के 100 साल बाद जब सिकंदर ने उसके नगर तीर्थ को घेरा तो उन्होंने लड़ाई की सिकंदर के साथ। संयोग से वो हार गए, सिकंदर जीत गया। तो अब चूंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी, इसलिए सिकंदर ने जो है अपनी सेना को यह आदेश दिया कि पूरा का पूरा शहर जो है नेस्तनाबूद कर दो, सब मकान जो है गिरा है। इन्होंने मुझसे लड़ाई करने की हिम्मत की है, लेकिन दो चीजें छोड़ दिया। एक मंदिर, किसी मंदिर को नहीं तोड़ना, और दूसरे पिंदर का घर जो कभी 100 साल हो गए कि पिंदर को गुजरे हुए, तब जब सिकंदर ने हमला किया था, तो उसका घर नहीं तोड़ना। तो क्या बात, कवि के प्रति जो सम्मान भाव था, इसीलिए ना, क्योंकि वह समाज का मार्गदर्शक करता है। अब छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन कवि के हर व्यक्ति की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। तो आपने जो जुगनू वाली बात कही, तो मार्गदर्शक तो था। उसने कितना मार्गदर्शन किया वो अलग बात है। हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है। मैं केवल आधे किलोमीटर तक चल सकता हूँ या देख सकता हूँ, कुछ लोग 5-6 किलोमीटर देख सकते हैं आगे तक। कुछ लोग दृष्टा होते हैं, इसीलिए तो कभी को जो है दोनों ही माना गया है, दृष्टा भी है कभी, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से मैं ये मानता हूं कि केवल जो बात आपने प्रकाश देने की, जुगनू प्रकाश देता है, छोटे कवि प्रकाश दे सकते हैं, मार्गदर्शन, लेकिन मार्गदर्शन का काम मैं समझता हूं केवल इतने तक ही सीमित नहीं रह सकता कि वे हमने उनको क्या उपदेश दिया, क्या आचरणगत शिक्षा दी। आपको में से कुछ लोगों को शायद ध्यान होगा, अरस्तु का एक बहुत सिद्धांत है काव्य का, कथाचित विवेचन। तो उसने क्या बात कही, उसने वहां पर उपदेश की बात नहीं, कविता जो है वो आपके मन में कुछ भाव जगा। अब उसके सामने समाज था, समाज वो देख रहा था कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा भावुक होते हैं, जरा जरा सी बात के ऊपर जोश भर लेते हैं, लड़ने लग जाते हैं। अब आजकल आप दिल्ली में देख ही रहे हैं, है ना, तो उनमें वो ज्यादा भावुक होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उनमें भावावेग इतना कम होता है, ये संवेदनशीलता इतनी कम होती है कि सामने कोई मरा पड़ा है तो भी उस पर ध्यान नहीं देते, देख करके छा जाते हैं। ये हम बोलते हैं तो विवेचन का मतलब उसका ये कि कविता जो है वह हमारी संवेदनशीलता को एक दायरे में निश्चित दायरे में, अगर वो अधिक है तो उसको कम करें, अगर कम है तो ज्यादा। तो जो कविता भाव जगाती है, जैसे केवल हमें उपदेश देने वाली बात नहीं है, शिक्षा देने वाली बात नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को भी जो स्पर्श करे और उसमें संवेदनशीलता को एक सीमित दायरे में रखे, ताकि जब भी कभी ऐसे घटना घटे समाज में, वो उसके प्रति उचित प्रतिक्रिया नहीं। तो भाई आपके पड़ोस में कोई मृत्यु हो गई और आपको कुछ लेना देना ही, आप अपने नाच गाने में मस्त है, तो ऐसी संवेदनहीनता तो व्यक्ति में नहीं। तो व्यक्ति का जो ये भाव लोग है
उसको भी संभालने की है। तो ये मैं मानता हूं कि जो काव्य का जो रूप पक्ष है वह इस ओर जो है हमें प्रेरणा देता है कि जब हम शब्दों का माधुर्य हमारे हृदय में रच जाता है या किसी का काव्य में, किसी के काव्य में जो भाव व्यक्त हुए हैं हम उनको अपना बना लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। तो इसमें हमारा भावलोक विकसित होता है। जैसे हमारा ज्ञान विकसित होता है ऐसे हमारा हृदय विकसित होता है, उसका हमारा भावलोक जो है और व्यापक हो जाता है। तो हम केवल मनुष्य के दुख दर्द को नहीं देखते। आखिर वाल्मीकि को क्या पड़ी थी उस क्रांत पक्षी के दुख को देख करके कविता लिखने की? उनका भावलोक इतना विस्तृत था कि उसमें समस्त विश्व व्याप्त था और उससे जो रचना हमारे सामने आई तो कवि के लिए ये भी बहुत जरूरी है, आवश्यक, कि वो अपने हृदय को जो है भावों से इतना आपूरित करे कि जो समाज के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सके। तो उसका रूप पक्ष जो है इसीलिए संवारना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके लिए शब्द योजना है क्योंकि उसी से भाव जागते हैं ना, केवल विचार से नहीं जाग सकते। तो जहाँ रूप पक्ष और विषय पक्ष, रूप तत्व और विषय तत्व, इन दोनों का पूर्ण सामंजस्य ये हमारे आपको गौतम जी के के विद्वान है, हमारे काव्यकार केंद्र भी जो है विशेषता आई विशेषात्मक काव्य से। तो ये जो उसका रूप पक्ष है उसके प्रति कभी उपेक्षा का भाव न रहे, ये बहुत ये मैं समझता हूँ कि इन दोनों में हमें सामंजस्य स्थापित करना है। उधर विषय तत्व और भाव तत्व इसमें सामंजस्य करना है और साथ ही साथ जो हम कथा घटना इत्यादि लेते उसमें और जो उसका रूप पक्ष है उसमें सामंजस्य स्थापित करना है। तो सामंजस्य जो है ये मैं समझता हूँ ये ऐसा सिद्धांत है कि जो जीवन में भी और काव्य में भी जो है वो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सब लोगों ने अपने अपनी दृष्टि से उसमें प्रयास किया और किसी न किसी रूप में हमें आह्लादित किया और ज्ञान दिया। इसके लिए मैं आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ मेरा सफल हुआ इस चीज को